हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। इंस्पायर करियर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग आर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेंजीन का सबसे फेवरेबल रिएक्शन है, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोटॉन को रिप्लेस करके वहाँ पे जुड़ जाता है। जिसमें से ढेर सारे रिएक्शंस होते हैं, जिनमें से हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सभी जो रिएक्शन है यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट की रिएक्शन है। तो ये सभी रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इस चीज में क्या होता है कि बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और वह एक हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में रिप्लेस करता है और वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे यदि पहले से ही बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप जुड़ा हो, जैसे पहले से अगर कोई ग्रुप जुड़ा हो, तब कोई दूसरा अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वह आर्थो, मेटा और पैरा के किस पोजीशन पे जुड़ेगा, यह बात डिपेंड करता है कि जो पहले से जुड़ा हुआ ग्रुप है वह किस तरह का बिहेव कर रहा है। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे इस तरह से अगर हम टॉलुइन को ले लेते हैं, अगर हम टॉलुइन लेते हैं और टॉलुइन का हम नाइट्रेशन करा देते हैं। यदि हम टॉलुइन का नाइट्रेशन कराते हैं, तो हमें तीन तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इस तरह से CH3, यहाँ पे NO2 जुड़ेगा, यानी कि आर्थो पोजीशन पे। दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा कि जो NO2 है वह पैरा पोजीशन पे जुड़ा यहाँ पे, और तीसरा जो है CH3, अब यह बेंजीन रिंग पे हमें मेटा पोजीशन पे जुड़े। अब हम देखेंगे कि अब यहाँ पे हमें इसमें से कौन सा प्रोडक्ट होगा जो मेजर बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट होगा जो माइनर बनेगा। जब इसका हम परसेंटेज देखेंगे तब यह पाएंगे कि जो हमारा आर्थो प्रोडक्ट है, यानी कि आर्थो नाइट्रोटॉलुइन है, आर्थो नाइट्रोटॉलुइन है, यह 58% बनेगा। वहीं पे पैरा नाइट्रोटॉलुइन जो है, पैरा नाइट्रोटॉलुइन जो है यह 38% बनेगा। और यहां पे मेटा नाइट्रोटॉलुइन जो है, मेटा नाइट्रोटॉलुइन जो है यह केवल 4% बनेगा। अब यहां पे हम देखेंगे कि यह जो हमारा टॉलुइन है, टॉलुइन का जब हम नाइट्रेशन करते हैं, टॉलुइन का जब हम नाइट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ आर्थो जो है और पैरा पे मैक्सिमम प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहीं मेटा पे केवल 4% बन रहा है, यानी कि एक नेग्लिजिबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, टॉलुइन के ही साथ नाइट्रेशन का एक और एग्जांपल देखते हैं, जहां पे हम नाइट्रोबेंजीन लेते हैं। यदि हम नाइट्रोबेंजीन ले रहे हैं और इनका नाइट्रेशन कर देते हैं, नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कर देते हैं, नाइट्रोबेंजीन का यदि हम नाइट्रेशन करते हैं तो हम पाएंगे कि NO2
पहले हम आर्थो पोजीशन में NO2, आर्थो पोजीशन पे NO2 यानी कि आर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन, आर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन। दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वह पैरा पे होगा, यानी कि NO2, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे NO2 यानी कि पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। थर्ड जो प्रोडक्ट होगा वह मेटा पे बनेगा, यहाँ पे हम देखेंगे NO2 और यहाँ मेटा पे NO2 का फॉर्मेशन होगा यम डाइनाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से जब इसका हम परसेंटेज देखेंगे तब हम पाएंगे कि जो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है यह 93.3% बनेगा, बहुत ज़्यादा परसेंट। वहीं पैरा पे जो है 0.3% और आर्थो जो है वह 6.4% बनेगा। तो जब हम देखेंगे इनका परसेंटेज देखेंगे तब हम पा रहे हैं कि यहाँ पे यह जो मेटा प्रोडक्ट है यह मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो नाइट्रोबेंजीन है हमने चेंज क्या किया, हम यहाँ पर भी नाइट्रेशन कर रहे हैं और लास्ट वाले रिएक्शन में भी यहाँ पर भी हम नाइट्रेशन ही कर रहे थे। हम चेंज क्या कर रहे हैं, चेंज हम कर रहे हैं यहाँ पे, यानी पहले से जो ग्रुप ले रहे हैं उसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ग्रुप को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वह चेंज हो जा रहा है। तो अब यहाँ हम यह कह सकते हैं कि जो सबस्टिट्यूएंट है बेंजीन रिंग पे वह डिटरमाइन करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल आर्थो, मेटा या पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यानी कि यह जो ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है यही डायरेक्ट कर रहा है कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वह आर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है। यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर रहा है कि वह किस पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है। तो इस आधार पे हम कहेंगे कि नाइट्रो ग्रुप जो इसके पहले मेथिल ग्रुप था यह आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी कि अब इनको हम कह सकते हैं कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। अब एक चीज और यहां पे हम देखेंगे, इसके पहले जब हम मेथिल ग्रुप को देखे हैं तो यहां जो यह टॉल्यूइन से जो रिएक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, यह जो रिएक्शन है यानी टॉल्यूइन से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है यह प्रोडक्शन काफी फास्ट रिएक्शन हो रहा है। यह जो रिएक्शन है यह रिएक्शन काफी फास्ट हो रहा है, यह आप ध्यान देंगे, यह रिएक्शन काफी फास्ट हो रहा है। वहीं पे जब हम नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कर रहे हैं तो यह रिएक्शन काफी स्लो हो रहा है। अब हम यहां देखेंगे, अब चूंकि नाइट्रेशन हम दोनों का कर रहे हैं लेकिन नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन स्लो हो रहा है, टॉल्यूइन का जो नाइट्रेशन है काफी फास्ट हो रहा है। अब यहां हम कह सकते हैं कि यहां यानी कि जब हम नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कर रहे हैं तब यहाँ जो रिंग है वह एक्टिवेट नहीं है, जबकि जब हम अल्किल ग्रुप यानी मेथिल ग्रुप से कर रहे हैं तो यहाँ पे रिंग जो है एक्टिवेट है, इसीलिए फास्ट रिएक्शन हो रहा है। यानी कि कुछ हमारे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे जो रिंग को एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट कर रहे हैं, और कुछ हमारे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है जो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। अभी इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है। अब इसमें अब यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारा मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि अब यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे
कि यह जो ग्रुप है, यानी कि जो मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप में यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आर्थो जो प्रोडक्ट है 58% है, पैरा जो प्रोडक्ट है 38% है, और मेटा प्रोडक्ट ओनली 4% है। यानी कि जो मेथिल ग्रुप है, यह आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी कि यदि मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यह आर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा। और दूसरी जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि यह रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि यह जो रिएक्शन है ये काफी फास्ट रिएक्शन है, इसीलिए यह रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। तो 2 पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि मेथिल ग्रुप जो है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। अब सेकेंड देखेंगे कि यहाँ जो NO2 ग्रुप है, अब यह आर्थो और पैरा पे बहुत कम प्रोडक्ट है, इनके 93.3% जो होते हैं मेटा पे हैं, इसलिए नाइट्रो ग्रुप जो है वह मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है। ठीक है, और चूंकि रिएक्शन काफी स्लो है, इसलिए हम कहेंगे कि यह रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। अब यहां से हमको 2 चीजें निकल के आई हैं, एक आर्थो पैरा डायरेक्टिंग और रिंग एक्टिवेटिंग, और दूसरा आर्थो पैरा की जगह मेटा डायरेक्टिंग एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, तो इसके आधार पे हम देखेंगे तो जितने भी सबस्टिट्यूएंट हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो कैटेगरी बन रहा है वह है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। सेकेंड जो कैटेगरी बन रहा है वह है मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब आइए देखते हैं कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एवं एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं। अभी हमने देखा कि जितने अल्किल ग्रुप हैं, अल्किल जो ग्रुप है वह क्या है, वह आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और वह फर्स्ट रिएक्शन दे रहे हैं, यानी कि रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जितने भी अल्किल ग्रुप हैं, जितने भी अल्किल ग्रुप हैं सब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। ठीक है, इसके अलावा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस ग्रुप के पास हो, जो वह रिंग को डोनेट कर सकता है, रिंग के डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वे सभी ग्रुप जो होंगे वह आर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। जैसे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह रिंग को यह सप्लाई करेगा और रिंग को एक्टिवेट करेगा, उसके डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप यहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, OR ग्रुप यहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NHR यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से NR2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NHCOR यह क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है जो इसको दे सकता है। तो इस तरह से जो ग्रुप हैं, ये सभी के जो ग्रुप हैं यह आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अभी एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, अभी मैकेनिज्म जब देखेंगे तब वहां हमें क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि एक्टिवेट क्यों कर रहा है और डीएक्टिवेट क्यों कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये सभी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप हो या फिर अल्किल ग्रुप हो, तो ये सभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब ये सभी के सभी जो ग्रुप हैं, ये सभी ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं किधर, बेंजीन रिंग की तरफ। तो हम कह सकते दीज ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन टूवर्ड बेंजीन रिंग। तो हम इनको कह सकते हैं दीज ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स बेंजीन रिंग। तो ये सभी के सभी जो ग्रुप हैं यह क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं किधर, तो बेंजीन रिंग की तरफ, और इसीलिए यह रिंग को एक्टिवेट करते हैं। हेंस बेंजीन रिंग टूवर्ड्स अटैक बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इसीलिए क्या होता है कि यह जो रिंग पे आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो जाता है। ठीक है, सेकेंड देखेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में वे सभी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, जैसे NO2। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। NR3 N पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। एसिटिक एसिड COOH ग्रुप, यह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CHO ग्रुप, यह भी है। COR, यह भी ग्रुप है। COOR, यह भी ग्रुप, और SO3H etc। ये सभी के सभी जो ग्रुप हैं यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यह रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट इसलिए करते हैं क्योंकि रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं। ठीक है, रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, इसीलिए इनको हम रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। दीज विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेंजीन रिंग। हम कह सकते हैं दीज ग्रुप्स withdraw electron from benzene ring। यह क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को सक करते हैं। इससे यह क्या करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं क्योंकि रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं कि रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। और इसलिए जब इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करता है उसके लिए यह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। एक्टिवेट नहीं करते हैं, डीएक्टिवेटिंग की तरह काम कर सकते हैं। अब यहां एक चीज ध्यान देंगे कि हैलोजन के बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। तो यहां हम देखेंगे कि हैलोजन जो है, हैलोजन यह आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन यह रिंग को डीएक्टिवेट करता है। ठीक है, तो यह रिंग डीएक्टिवेटिंग है, इसको अलग से हम पढ़ेंगे कि जितने हैलोजेंस हैं सभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन यह रिंग एक्टिवेट नहीं करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है। इसको हम लोग अलग से अभी पढ़ेंगे। अब आइए हम देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं जनरल कॉन्सेप्ट जो हम लोग समझते हैं। जनरल बेसिस समझते हैं। तो जनरल जो बेसिस होता है कि हमें पता है कि जो हमारा बेंजीन रिंग है
जो हमारा बेंजीन रिंग है, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो होता क्या है कि यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन पे आएगा और यह जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है यह इस पे अटैक करेगा और जो पैरेलल कार्बन है यानी दूसरा कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन है वह रहेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया और यहाँ पैरेलल जो कार्बन है इस पे प्लस चार्ज रहेगा। अब बाकी के जो दो पाई इलेक्ट्रॉन है यह ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ E प्लस जो है यह इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यह जनरल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है तो एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। अब हम देखेंगे कि यह जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है, यही जो रिएक्शन है, यही स्टेप जो है यह स्लो स्टेप होता है, यही स्टेप जो है स्लो स्टेप होता है। इसीलिए इस स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, यह जो है यह स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसको हम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन हो रहा है यह कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है किससे? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहाँ सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और इसी सिग्मा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के कारण यह जो कार्बोकैटायन है यह स्टेबलाइज करता है, कार्बोकैटायन जो होता है स्टेबलाइज करता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से। अब आइए हम देखते हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। जैसा कि हमें पता है यह जो हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, इस कार्बोकैटायन को लेते हैं, यहाँ पे यह जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे यह जो कार्बोकैटायन है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, E हो गया और यहाँ पे यह जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड होने से यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है। ठीक है, अब यह जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है, यह जो कार्बोकैटायन है हमें पता है कि इजिली यह अपने को स्टेबलाइज करता है। यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और यह जो प्लस चार्ज यहाँ आ जाता है, तो हमें इस तरह से एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पे इस तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। अब यह बॉन्ड यहाँ आएगा, यह बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यह पहले से जैसे था ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो पुनः क्या होगा, यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ आएगा, यह प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, तो हमें इस तरह से एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। अब यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा इस तरह से, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। अब पहले से यहाँ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल था। अब देख रहे हैं कि यह जो प्लस चार्ज है यह पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन यह आर्थो और पैरा पोजीशन पे इनका जो परसेंटेज है वह ज़्यादा है। तो यह जो तीनों है, ये इन सभी को, इसी को हम क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब यह सिग्मा जो कॉम्प्लेक्स होता है यह रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है किसके द्वारा, तो कार्बोकैटायन के द्वारा। यह रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है, स्टेबलाइज्ड होता है किसके द्वारा, तो कार्बोकैटायन के द्वारा। यह कार्बोकैटायन के द्वारा रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अब यह रिजोनेंस इसका हाइब्रिड अगर हम देखेंगे तो इसका जो रिजोनेंस हाइब्रिड होता है यह इस तरह से होगा। यहाँ पे यह हमारा बेंजीन रिंग होगा। अब चूंकि
यहाँ तक इस पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो इस तरह से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। अब यह जो होगा यह रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यह जो स्ट्रक्चर होगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। अब यही जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है, जो प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस चार्ज को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी बन जा रही है। तो इसीलिए यह जो स्टेप है यह काफी स्लो है। स्लो होने के कारण यह जो स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, अब आइए जितने भी हमारे सबस्टिट्यूएंट हैं उनको वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे यह प्रभावित करते हैं, कैसे यह प्रोडक्ट को प्रभावित करते हैं, आर्थो पैरा को कैसे डायरेक्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट जो पॉइंट आता है, फर्स्ट जो पॉइंट जिसको हम पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप एज ए सबस्टिट्यूएंट, यानी कि अल्किल ग्रुप जो है वह जब सबस्टिट्यूएंट के रूप में रहेगा तो वह कैसे प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप एज ए सबस्टिट्यूएंट। यानी कि अल्किल ग्रुप जब एक सबस्टिट्यूएंट के रूप में रहेगा तो वह कैसे प्रभावित करेगा उसको हम देखेंगे। तो हमें पता है कि जो अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप क्या है, यह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जो अल्किल ग्रुप है यह क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यह क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और यह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो जो कार्बोकैटायन है उसको यह स्टेबलाइज करता है, और जो प्लस चार्ज है उसके डिस्पर्जन में यह हेल्प करता है। ठीक है, तो यह चूंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है उसमें यह हेल्प करता है, प्लस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हेल्प करता है, यानी डिस्पर्जन जो होता है। इसलिए यह इसका जो रिएक्शन रेट है वह फास्ट है, यानी कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह क्या है, वह फास्टर है। ठीक है, तो फास्टर होने के कारण यह क्या कहता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। तो यह रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यह क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। रिंग एक्टिवेटिंग, यह रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब हम देखेंगे, अब इनको आर्थो, पैरा और मेटा तीनों पोजीशन पे हम देखते हैं कि यह कैसे एक्टिवेट करता है और कौन सा ज्यादा एक्टिवेट होगा, कौन सा आर्थो, मेटा, पैरा कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले आर्थो सबस्टिट्यूएंट। आर्थो अगर सबस्टिट्यूएंट में देखेंगे, जब यह आर्थो पोजीशन पे होगा, जब यह आर्थो पोजीशन पे होगा तो यह सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यदि हमारा अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप इस तरह से अल्किल ग्रुप होगा। अब यहाँ पे कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो यह क्या करता है, अल्किल ग्रुप क्या है, यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यह क्या करता है, अल्किल ग्रुप जो है, अल्किल ग्रुप जो है यह क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो यह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा किधर, रिंग के साइड में। और जब रिंग के साइड में यह इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, तब कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है तो यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वह इस कार्बन पे आएगा और इसी कार्बन पे यह जुड़ेगा, तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पे हम देखेंगे यह तो वैसे ही बॉन्ड रहेगा,
यहाँ पे जो R है यह ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता रहेगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वह ऐड हो जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब एक बार जब प्लस चार्ज बन गया तो हमें पता है कि जो प्लस चार्ज है वह खुद को स्टेबलाइज करने के लिए अपने प्लस चार्ज को डिस्पर्ज करेगा। वो डिस्पर्ज यानी कि वह दूसरे कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसके लिए वह रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अब जैसे इस पे प्लस चार्ज है तो यह आसानी से यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ आएगा, यह प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। तो हमें इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे अब यहाँ पे प्लस चार्ज एफ बॉन्ड आ गया और बाकी तो जैसे था वैसे ही रहेगा, यहाँ रहेगा। यहाँ पे तो आर है, परमानेंट है, और यहाँ पे एच है और इलेक्ट्रोफाइल है। अब यह जो प्लस चार्ज है वह इस कार्बन पे आएगा, पुनः यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, अब प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें इस तरह से एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे यह आर है, ऐसे ही रहेगा, एच और ई यह ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। अब यह यहाँ आ जाएगा, यह जो बॉन्ड है यहाँ आएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। ठीक है। अब यह जो हमारे पास 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला, इसी को हम क्या कहेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना, यही से हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनना है। अब देखिए जो हमारा अल्किल ग्रुप है, यहाँ हम देखते हैं कि अल्किल ग्रुप क्या करता है, जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यहाँ पे बेंजीन के पास जो 6 कार्बन है, इन 6 कार्बन में किसी भी कार्बन पे यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो सबसे ज्यादा यह किसको बढ़ाएगा, या सबसे ज्यादा यह जो फर्स्ट कार्बन है यानी इस कार्बन पे इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा, उससे थोड़ा कम रहेगा, इधर भी थोड़ा कम रहेगा, इस तरह से थोड़ा कम होता जाएगा। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यदि वहीं पे प्लस चार्ज है, अगर वहां पे प्लस चार्ज है तो इसको हम कहेंगे पार्टिकुलरली स्टेबल। इसको हम क्या कहेंगे, पार्टिकुलरली स्टेबल। यानी कि यह जो है यह पार्टिकुलरली स्टेबल होगा, यह स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वह आर जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पे है, इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन कैरिंग आर, अल्किल ग्रुप। यानी कि यहां पे हम देखेंगे तो यहां पे देखेंगे कि यह जो पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पे है जहां पे आर है, इसलिए यह जो यूनिट है यह सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इस रेसिड्यू को हम क्या कहेंगे, पार्टिकुलरली स्टेबल। इन सभी के कंपैरिजन में पार्टिकुलरली ज्यादा स्टेबल होगा। आइए अब हम सेकेंड देखते हैं, आर्थो के बाद देखते हैं कि यदि वह पैरा पे अटैक करता है, अगर यह पैरा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में रहता है तब यह कैसे होता है। पैरा सब्स्टिट्यूएंट, अगर यह पैरा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है तो यहां हम देखेंगे कि जैसे यह अगर R है, इस तरह से बेंजीन रिंग हम ले लेते हैं, यह बेंजीन रिंग यहां पे हम ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यह E+ अटैक करता है। ठीक है। तो यदि यह पैरा पे अटैक करता है तो पैरा पे क्या होगा, चूंकि यह परमानेंट इलेक्ट्रॉन को अपना रिलीज किए हुए है, तो यह जो इलेक्ट्रॉन है
यह इस कार्बन पे आएगा, और जब यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा, या इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो हमें इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। R जो होगा इस तरह से, यहाँ पे यह इस तरह से होगा। अब यह जो कार्बन होगा इस पे एक R होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहाँ जो पैरेलल कार्बन है इस पे प्लस चार्ज होगा। अब प्लस चार्ज को क्या करेगा, यह डिस्ट्रीब्यूट करेगा या डिस्पर्ज करेगा दूसरे कार्बन पे। तो दूसरे कार्बन पे कैसे डिस्पर्ज करेगा, तो यहाँ हम देखेंगे कि यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह बॉन्डिंग इस पे आएगा और यह प्लस इस कार्बन पे आएगा, तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा, नया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा R। यह जो बेंजीन रिंग है यहाँ पे H और E होगा, ठीक है, यह बॉन्ड जैसे था वैसे ही रहेगा। अब यह जो बॉन्ड है यह बॉन्ड इस पे आ जाएगा और प्लस चार्ज जो होगा, प्लस चार्ज यहाँ कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। अब एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। अब यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इन दो कार्बन पे आएगा, यह प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास इस तरह से R यहाँ पे यह जो होगा अब यहाँ आ जाएगा, यह यहाँ रहेगा, यहाँ H और E होगा और यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, ठीक है। अब यह जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि जो सेकेंड पोजीशन है यानी कि यह, इसमें भी प्लस चार्ज उस कार्बन पे है जिस कार्बन से अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जिस कार्बन से अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसीलिए इसको भी हम कहेंगे कि यह इन तीनों में पार्टिकुलरली स्टेबल होगा। क्या होगा, तो यह पार्टिकुलरली स्टेबल होगा। यह स्टेबल होगा क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है उस कार्बन पे है जिससे R जुड़ा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन कैरिंग R, यानी जिस कार्बन पे R जुड़ा हुआ है उसी पे पॉजिटिव चार्ज भी है, इसीलिए यह जो एक सब्स्टिट्यूएंट होगा यह मोर स्टेबल होगा, ठीक है। आइए थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड देखते हैं कि मेटा सब्स्टिट्यूएंट, जब यह मेटा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में रहेगा, मेटा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में रहेगा, और मेटा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में रहेगा तो हम देखेंगे कि यह जो अल्किल ग्रुप है यह क्या करेगा, यह मेटा पे अटैक करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वह कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा। तो यह जो इलेक्ट्रोफाइल है अगर यह अटैक करता है तो यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इस मेटा पे आएगा जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। तो इस तरह से देखेंगे तो हमें इस एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन मिलेगा जिनमें से अब यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यह बॉन्ड जैसे था ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे H होगा और E होगा। अब एक बार कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया तो हमें पता है कि क्या होगा, जो प्लस चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि वो दूसरे कार्बन पे जाएगा। अब दूसरा जो कार्बन है इससे कॉन्जुगेट पोजीशन पे यह डबल बॉन्ड है, यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, प्लस चार्ज यहाँ जाएगा, तो हमें एक यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा R, इस तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा यहाँ पे। अब यह बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यह बॉन्ड यहाँ आएगा, यह बॉन्ड यहाँ नहीं रहेगा, यह जो है तो इस तरह से हम देखेंगे कि यह जो जैसे था वैसे ही, तो यहाँ पे यह जैसे था वैसे ही रहेगा, यहाँ पे H और E होगा, ठीक है। और यह बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यह बॉन्ड यहाँ जाएगा, अब यह बॉन्ड जब यहाँ जाएगा तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो हमें एक तीसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा इस तरह से
थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, और थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यह यहाँ आ गया, यहाँ पे एच और ई हो गया, और इस पे प्लस चार्ज हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या जिस कार्बन पे अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस पे कहीं प्लस चार्ज है। तो फर्स्ट में देख रहे हैं कि हमारा इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, दूसरे में इस कार्बन पे आर्थो पोजीशन पे, तीसरे में पुनः आर्थो पोजीशन पे है, यानी कि इस कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं है जिस कार्बन पे हमारा ग्रुप अल्किल ग्रुप जुड़ा है। अब इस कार्बन पे कहीं पर भी प्लस चार्ज नहीं है, इसलिए इसमें पार्टिकुलरली कोई स्टेबल रेसिड्यूज नहीं होंगे। यानी जो तीन स्ट्रक्चर है, इन तीनों स्ट्रक्चर में से कोई भी जो स्ट्रक्चर है वह पार्टिकुलरली स्टेबल नहीं होगा। इसलिए जो हमारा अल्किल ग्रुप है वह केवल आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, न कि मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां पे हम देखते हैं टाइम क्या हो गया। यहाँ पे जो हमारा वीडियो है यह 41 मिनट का हो गया, तो चलिए हमको यहीं पे रोकते हैं। इसका सेकंड पार्ट में हम बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो सेकंड पार्ट में। ओके।